देखिए, आपका स्वागत है शिक्षा सेतु कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम सचिन और आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी। कि सस्य विज्ञान क्या होता है। पहले तो ये मानते हैं सस्य विज्ञान क्या होता है। सस्य विज्ञान क्या होता है, जहाँ पे फसल प्रबंधन में मृदा के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे सस्य विज्ञान कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलता है, एग्रोनॉमी बोला जाता है। ठीक है। और सस्य विज्ञान का जो शब्द है, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, ये कहां से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये प्रश्न पूछा गया है कि सस्य विज्ञान और एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा। ये ग्रीक भाषा का शब्द है सस्य। और ये किस किस से बना है, ये बना है ग्रीक भाषा शब्द है एग्रोनोमस से। एग्रो प्लस नोमस, एग्रोनोमस बना के और इसको बनाते हैं। ठीक है। और एग्रो का मतलब होता है भूमि और नोमस का मतलब होता है प्रबंधन। ठीक है। सस्य विज्ञान एग्रो व नोमस, एग्रोनॉमी शब्द है एग्रोनॉमी, ये एग्रो व नोमस शब्द से मिलकर बना है। एग्रो का मतलब होता है भूमि और नोमस का मतलब होता है प्रबंधन, कि जहां पे भूमि का प्रबंधन किया जाता हो। ठीक है। तो इसमें अपन मैटर क्या पढ़ेंगे, जैसे अपन मृदा का प्रबंधन, खनिज लवण हो गए, ये चीजें अपन ज्यादा पढ़ते हैं। और पढ़ते हैं फसलों के बारे में। ठीक है। हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ते हैं, फल फूल उन सब्जियों के बारे में। ठीक है। तो उसके बारे में अपन फसलों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फसल भूमि पे। ठीक है। तो भूमि का प्रबंधन किया जाता है कि भूमि कैसे होती है, लवणीय क्षारीय। तो जो सारे जो टॉपिक्स है ना, वो सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी के अंदर आते हैं। एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है और ग्रीक भाषा से लिया गया है। और एग्रोनॉमी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, किन से, एग्रो व नोमस से। और जिसका एग्रो का मतलब होता है भूमि और नोमस का मतलब होता है प्रबंधन, कि जहां में भूमि का प्रबंधन किया जा रहा हो। और सस्य विज्ञान का जो जनक है ना, वो है पिट्रोड, पिट्रो डी क्रिस्चिज। ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक है, जो जनक माना जाता है, जिसको माना जाता है पिट्रो को जनक। सस्य विज्ञान का जो जनक है वो पिट्रो डी क्रेसन को माना जाता है। ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, अब नई दिल्ली पूरा लेना पड़ेगा वरना कहीं छोड़ के आएंगे दिल्ली। ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी जो बना था वो 1995 में नई दिल्ली में खोला गया था। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, सस्य विज्ञान है, इसको इंग्लिश में एग्रोनॉमी बोलते हैं। एग्रोनॉमी शब्द है जो एग्रो और नोमस दो शब्दों से मिला हुआ है। एग्रो का मतलब होता है भूमि और नोमस का मतलब होता है प्रबंधन करना। और ठीक है। और इसका जनक है पिट्रो। और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी है वो नई दिल्ली के अंदर खोला गया था कब, 1955 ईस्वी में। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कृषि मौसम विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान, कि कृषि मौसम विज्ञान कहां पे है, क्या है। और कृषि मौसम विज्ञान का जनक है वो है एल ए, ये क्वेश्चन ज्यादा पुट होता है कि कृषि का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, ये जेट 2017 में भी पढ़ा था एक बार, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में गया था तो उदयपुर ने पेपर करवाया था कि कृषि मौसम विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, एल ए रामदास को कहा जाता है। किसको, एल ए रामदास। एल ए रामदास याद हो जाएगा। ठीक है। आई ए एम डी 1900
32 ईस्वी में इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कि इंडियन एग्रोनॉमी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, IAMD, नई दिल्ली में 1932 में खोला गया था। मेट्रोलॉजी क्या मौसम विज्ञान का एक केंद्र था कि जहां पे पहले गढ़ाया गया था। तो 1932 ईस्वी में ये सबसे पहले कहां कराया गया था? एक पर्सन याद हो जाएगा, एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। यहां आप लिख लिया ना कि कृषि मौसम विज्ञान है, इसका जनक है LA रामदास। और पहले को कहां खोला गया था? 1932 ईस्वी में खोला गया था इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, नई दिल्ली में। कब? नई दिल्ली में 1932 ईस्वी में। और इसका नाम क्या था? IAMD। अब पढ़ते हैं अपन विश्व मौसम विज्ञान। क्या? विश्व मौसम विज्ञान। विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान जिनेवा में खोला गया था। कब? 1950 में। इसको WMO भी कहा जाता है। WMO का मतलब क्या क्या? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा। जिनेवा कहां पड़ता है? जिनेवा सबको पता ही होगा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में पड़ता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में 1950 ईस्वी में WMO का खोला गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? आप एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि कृषि मौसम विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? LA रामदास को। किसको कहा जाता है? LA रामदास को। सबसे पहले 1932 ईस्वी में कहां खोला गया था? नई दिल्ली के अंदर खोला गया था, जिसका नाम रखा गया था इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको IAMD भी कहते हैं। ठीक है, और विश्व मौसम विज्ञान का संगठन है जिनेवा, जिसे स्विट्जरलैंड में भी कहते हैं। 1950 में हुआ था और इसको WMO के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के अंदर मैं आपको बता दूंगा, सजेशन दे दूंगा कि क्या क्या आपको और करना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना सब कुछ? अपन क्या क्या एग्रोनॉमी के बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि जो मैं पुट क्वेश्चन होते हैं ना वो मैं डाल के आपको चीजें दिखा रहा हूं, तो वो चीजें आप देख लेना। ठीक है, IMD। अब अपन IMD के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि IMD क्या है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड ये कहां गया था? देखो, सर्वप्रथम सन 1975 ईस्वी में कोलकाता में खुला था। IMD सर्वप्रथम कहां हुआ था? देखो, IMD, ठीक है, IAMD था जो सर्वप्रथम 1932 ईस्वी में कहां खोला गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, और IMD है जो सर्वप्रथम इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहां गया था? सेंटर खोला गया था कोलकाता, कोलकाता में। ठीक है, ये कब खोला गया था? 1975 ईस्वी में। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कब खोला गया? 1975 ईस्वी में कोलकाता में। 1905 में कहां गया था फिर? 1975 आ गया। देख अपन डेट पढ़ते हैं 1975। अब यहां पे देख, सॉरी गलती हुई। 1875 ईस्वी में कोलकाता था। फिर पढ़ते हैं 1905। 1950 में शिमला। एक मिनट में साफ साफ पढ़ता हूं। IMD इस पहले जानते हैं आप? इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं 1875।
1875 में कहा था कोलकाता। फिर इसका डिपार्टमेंट हुआ 1905 में, कहां चला गया, शिमला। क्योंकि ये चीजें थी कि अपने को पूरे मौसम विज्ञान में इंडिया में देखना था कि क्योंकि बहुत बड़ा इंडिया है तो कि कहां रखा गया। फिर 1928 में इसको डिपार्टमेंट को लेकर लेके गए पुणे, ठीक है, 1928 में पुणे। फिर पढ़ेंगे 1944, ये कहां पे ट्रांसफर हुआ, दिल्ली, न्यू दिल्ली। बात देखो, 1875 में कोलकाता, 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और 1944 में दिल्ली में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। वो एक चीज और देखो, आप पढ़ मार भी सकते हो, सर्वप्रथम कहा था 1875 कोलकाता, ठीक है, 1905 में शिमला, 1928 में पुणे और 1944 में दिल्ली। पर इससे बीच में आया था 1932, उसको क्या था, IAMD, मतलब और 1928 में पुणे आया था तो 1932 में दिल्ली में ले तो गए थे, वहां पे स्टार्टिंग तो कर दी थी और बिल्डिंगें डाल दी थी, तो उसका नाम रखा था IAMD। फिर उसका ट्रांसफर करके 1944 के अंदर पुणे से दिल्ली आ गया, उसको IMD अब कर दिया। क्या नाम है इसका, IMD, इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान, ठीक है, ओके। IMD के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। अभी इसकी टोटल कितनी है, छह रिलीजन है, रिलीज का मतलब हो गया, अब इसकी 6 शाखाएं हैं IMD की। तो कहां कहां पे है, पहले मैं आपको 6 लोकेशन बता देता हूं, ठीक है। पहली है चेन्नई, अपन एक एक पढ़ते हैं, चेन्नई। फिर है मुंबई, फिर है गुवाहाटी, 3 हो गई, ठीक है। फिर है नागपुर, फिर कोलकाता और फिर है दिल्ली। अब इसमें एक चीज देखो, चेन्नई जो नीचे साउथ को कंट्रोल करता है, मुंबई साउथ वेस्ट को कंट्रोल करता है, गुवाहाटी है वो अपने ईस्ट को करता है और नागपुर मध्य को करता है, कोलकाता थोड़ा नीचे की साइड में क्योंकि वहां पे गंगा का बहाव भी होता है तो वहां पे देखा जाता है, और नई दिल्ली अपनी मैन हो गया जो अपन नॉर्थ कोरिया को देखता है। तो नई दिल्ली सबसे पहले कोलकाता में खोला गया था, उसके बाद नई दिल्ली में खोला गया था, ये दो तो ठीक हो गई। मध्य के अंदर नागपुर है तो नागपुर में आ गया, और चेन्नई, मुंबई, गुवाहाटी, गुवाहाटी असम की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की है और चेन्नई तमिलनाडु। देखो अब IMD के बारे में किसको पता चला, मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान सर्वप्रथम IAMD की स्थापना कहां गई, नई दिल्ली में 1932 ईस्वी में, ठीक है। फिर आया विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान है तो WHO, वो कहां पे है, वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मौसम विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, रामदास को, ठीक है, ओके। इसमें कोई दिक्कत, और जो IMD है, IMD अभी ये भारत सरकार में किसके अंतर्गत काम करता है, कि भारत सरकार में तो ये करता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ये प्रश्न भी बन सकता है कि IMD है वो भारत सरकार में किसके अंदर काम करता है, तो वो करता है विश्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में। अब एक बात सुनो कि विश्व कृषि मौसम विज्ञान के बारे में क्या समझ में गया, कृषि में IMD मैन इंपॉर्टेंट IMD है, इसका नाम एक बार और लिख देता हूं, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। और ये सबसे पहले 1875 में कोलकाता में ओपन हुआ था, ठीक है। और अब इसको जो इसको हैंडल करता है भारत सरकार द्वारा, वो करता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन करता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब अपन जलवायु के बारे में देख लेते हैं, ठीक है।
नहीं हेडिंग डालो, मीटरोलॉजी के बारे में थोड़ा याद कर लेना, इतना ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कोई इतना मैन इंपोर्टेंट प्रश्न इसके बनते हैं, मतलब नॉर्मल प्रश्न से जो मैंने बता दिया। अब पढ़ते हैं, नई हेडिंग डाल दो, जलवायु। नया टॉपिक है अपना जलवायु, ठीक है, कि जलवायु के बारे में क्या है। जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? CLIMAT, क्लेमेंट, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जा रहा है। ये शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? ग्रीक भाषा से, याद रखना, ग्रीक भाषा। इकोनॉमी भी ग्रीक भाषा से बना था, ये भी ग्रीक भाषा से हुआ है। इसको क्या होता है? क्लेमेंट, ठीक है। जो मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ने कहा था कि जो जलवायु होता है वो 31 वर्षों की अवधि के बाद मौसम के उपयुक्त होता है। जैसे अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो विश्व मौसम विज्ञान है जो सबको देखता है, उसके हिसाब से जलवायु क्या है मौसम के अंदर। तो मौसम तो एक जो है वो चेंज होता रहता है, उसको को मैटर नहीं कर सकते। जो 31 वर्ष, अभी प्रश्न पूछा गया है कि जलवायु जिनेवा स्विट्जरलैंड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, या आमतौर पर या लगभग, ये ऐसी चीजें पूछी जाएगी। तो जो जलवायु है वो चलती है अपने 31 वर्ष, 31 वर्षों के उपरांत मतलब चेंज होता है। जलवायु का जो अखंड रो होता है वो 31 वर्ष तक का औसत माना जाता है, ठीक है। मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा के अनुसार 31 वर्षों तक जलवायु का औसतम अवधि मानी जाती है, ठीक है। लिख लो, 31 वर्षों तक औसतम अवधि मानी जाती है। जलवायु की औसतम अवधि कितनी होती है? औसतम अवधि जिनेवा स्विट्जरलैंड में मेट्रोलॉजी का जो मेन ऑफिस है अपना वर्ल्ड का, उसके हिसाब से जलवायु के जो औसत अवधि होती है, उसकी उम्र होती है, वो कितनी है? 31 वर्ष होती है। इसके अंदर कोई दिक्कत किसी को नहीं है। जलवायु में बस इतना ही है कि जलवायु की उम्र कितनी होती है, बस एक बार ये इंपॉर्टेंट होता है, कुछ नहीं है। जलवायु, मौसम और जलवायु में डिस्प्यूट मत होना, क्योंकि मौसम चेंज होता रहता है, 6 माह 12 महीने, इसका कोई मैटर नहीं है। और जो जलवायु है वो लंबे काल का होता है, कि ये इस वाला एरिया ज्यादा जलवायु है, शुष्क जलवायु और जलवायु, तो ये डिपेंड करता है। लाहौरी पर्वत हो गया अपने, तो ये वो 31 वाला तो मतलब थोड़ा थोड़ा बरसात ज्यादा होनी है। अब पढ़ेंगे नेट टॉपिक डालो, वायुमंडल। वायुमंडल अपन अभी क्या पढ़ते हैं? एग्रोनॉमी के जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ेंगे, पार्ट 1 भाग है अपना। और फिर अपने एग्रोनॉमी के बारे में टॉपिक्स पढ़ेंगे, हर टॉपिक हर पार्ट के अंदर। पहले अपने एग्रोनॉमी की बेसिक चीजें डाल लेते हैं कि क्या होता है। वायुमंडल में क्या है? समतल समुद्र से औसतन ऊंचाई 1600 किलोमीटर है, ठीक है। समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 1600 किलोमीटर है वायुमंडल की, ठीक है। किसी भी स्थान से समुद्र तल से औसत ऊंचाई को किसे माना जाता है? एल्टीट्यूड से, ठीक है, ALTITU से, ठीक है। ये 5 प्रकार के होते हैं, सबको पता है, सौर मंडल, संताप मंडल, वायुमंडल। एक मिनट, अपन पढ़ते हैं क्षोभ मंडल। ये कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। तो पहला पढ़ते हैं अपन क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या बोलता है, ठीक है। इसकी औसतन ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी अपनी भूमध्य रेखा से 18 से 20 किलोमीटर, औसतन ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर है, भूमध्य रेखा से 18 से 20 किलोमीटर है, ठीक है। यह है ध्रुव। ध्रुव से ऊंचाई पूछे तो 8 से 10 किलोमीटर ले लेना, और अगर अपने भूमध्य रेखा से पूछे तो 18 से 20 किलोमीटर कर देना। यह आ गया क्षोभ मंडल। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल, समताप मंडल क्या क्या होता है? समताप मंडल होता है 18 से 50 किलोमीटर तक। इसकी औसतन अवधि मानी जाती है 18 से 50 किलोमीटर, ठीक है। इसकी निचली सतह पर ओजोन परत पाई जाती है, इसकी निचली सतह पर। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में क्या जाती है? ओजोन परत।
ओजोन परत का सूत्र होता है O3, ओजोन परत का सूत्र होता है O3, और समताप मंडल के नीचे क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। देखो क्षोभ मंडल है, वो क्षोभ मंडल ध्रुव से 8 से 10 है, और अपने समुद्र भूमध्य रेखा से 18 से 20 किलोमीटर है, बस इतना सही है, कुछ है नहीं। और समताप मंडल है, उसके अंदर 18 से 50 किलोमीटर का रहता है ये, और ओजोन परत निचले हिस्से में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, निचले हिस्से पे, निचले हिस्से में सब ओजोन परत पाई जाती है, और इसको क्या बोलते हैं, O3, क्या बोलते हैं, O3। ठीक है, समताप मंडल हो गया। अब अपना तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है तीसरा, क्या, मध्य मंडल। चौथा है ताप मंडल। और जो मध्य मंडल है वो किसे 50 से 80 किलोमीटर तक है। कितने, बस इतना याद रखना, कितना है बस, टोटल अपने थोड़ा सा, ये कितना हो गया 80 से 500। ठीक है, ताप मंडल के बाद क्या है, बाह्य मंडल। ये कितना है 500 से 1600 मीटर। अब देखो एक बार पढ़ते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में कितना होता है, ध्रुव से होगा 8 से 10 किलोमीटर, ठीक है, और अपने भूमध्य रेखा से होगा 18 से 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर आएगा समताप मंडल। समताप मंडल के निचले हिस्से में क्या बचाती है, ओजोन गैस। ओजोन परत क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, O3। ठीक है, और ये कितनी होती है अपनी, ठीक 18 से 50 या 20 से 50 मान लो, ठीक है। और फिर आ गया मध्य मंडल। मध्य मंडल हो गया 18 से 50 से 80, ताप मंडल हो गया 80 से 500, और बाह्य मंडल हो गया 500 से 1600 किलोमीटर। तो आपको बताइए वायुमंडल की कितनी है, औसतन ऊंचाई समुद्र तल से 1600 किलोमीटर होती है। वायुमंडल 5 प्रकार के होते हैं, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक बचा नहीं बचा। वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर लगभग गैसें कितनी पाई जाती है, क्या चीज है, एक बार वो थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में टॉपिक है, वो पढ़ लेते हैं, कि पृथ्वी में शुद्ध व शुष्क, शुद्ध व शुष्क, शुष्क वायु में क्या 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 पाया जाता है। ठीक है, तो 78.09% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। ठीक है, और 20.95% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। 0.93 में क्या पाया जाता है, ऑर्गन। ठीक है, और 0.03% क्या पाया जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लिख देता हूं मैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 78.9% नाइट्रोजन पाई जाती है, 20.95% ऑक्सीजन पाई जाती है, 0.93% आर्गन पाई जाता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाई जाती है। एक चीज और पढ़ लेता हूं आपको, देखो वायुमंडल का कुल द्रव्यमान, वायुमंडल का जो कुल द्रव्यमान है, वायुमंडल का कुल द्रव्यमान का 99% जो वायुमंडल है वो 40 किलोमीटर के अंदर ही पाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वायुमंडल का कुल द्रव्यमान का 99% द्रव्यमान है वो कितने किलोमीटर के अंदर किया जाता है, 40 किलोमीटर के अंदर है। ये नोट लगा के लिख देना। जो 1600 किलोमीटर है उसमें से जो 40 किलोमीटर है उसके अंदर भी इसका कुल द्रव्यमान का 99% आ जाता है। इसके अंदर कोई दिक्कत, 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार बता दिए, इसमें 1600 किलोमीटर बता दिए, इसके कितने किलोमीटर में कितना द्रव्यमान पाया जाता है। इसमें कोई अभी इशू है तो आप देख लेना, वीडियो को थोड़ा पीछे आके देख लेना। अगर आपको कोई अभी भी इशू लगता है, कोई टॉपिक छूटता है, क्योंकि मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न में आए हैं, जो अभी तक जेट पेपर सी अपने हो गया, डब्ल्यू हो गया, कृषि प्रवेश हो गया, इन सब में जो टॉपिक पढ़े हुए हैं वो पढ़े हैं। अब पूरा एग्रीकल्चर के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। आप टॉपिक्स है, आप वीडियो लंबी हो सकती है, देख लेना अगर आपको कुछ लगे। पर मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप एग्रोनॉमी पूरे टॉपिक उठा लेना। मेरी एग्रोनॉमी से कोई बात पसंद आ जाए तो आप बोल देना कमेंट करके, सर ये आ गया, आपसे इतने पढ़ लो कोई मैटर नहीं है। मैं डीपली से डीपली लेके हाईएस्ट पढ़ूंगा, चाहे वीडियो 2 की जगह 5 हो जाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि टॉपिक कोई भी नहीं छूटना चाहिए जिससे अपना हो सके। अपना टारगेट ये होना चाहिए कि एग्रोनॉमी के कृषि प्रश्न में 20% आएंगे, 20 में से 20 सही होने चाहिए। सिर्फ अपने जेट के अंदर या 10% या 15% इतने पढ़ते हैं, उतने पर्सन में अपने सारे पर्सन के सही होने चाहिए। 1% भी एग्रोनॉमी का गलत नहीं होना चाहिए, कहीं से भी आ जाए, चाहे कितनी भी पढ़नी पड़ जाए। इसके नोट्स हैं,
50-60 पेज से ज्यादा नोट्स नहीं होंगे, पूरी इकोनॉमी समेट लोगे उसमें। मैन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर एक बार क्योंकि अपने को डीपली से स्टार्टिंग करना है, जीरो से स्टार्टिंग करनी है कि अपने को कुछ नहीं आता, तो अपने को सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। अपने पास थोड़ा है कि अपने को देखो किसी को है कि बोल रहा है कि भाई मैंने पढ़ा रहे क्या है, ये बचपन से पढ़ रहे हैं, भाई तेरे को पता है, यहाँ पे कोई और भी वीडियो देख रहे हैं, सब वीडियो देख रहे हैं, तो सबको नहीं पता। अपने को एक एक चीज नोट करनी है अपने नोट्स में, कोई भी चीज कोई भी डॉट रह ना जाए। क्योंकि अपने को ऐसा नहीं रखना कि अपने का नोट्स ऐसे बनाओ कि अगली बार, इस बार नहीं होना तो अगली बार होगा ही होगा। नोट्स के अंदर छोड़ो मत, अगर एक बार छोड़ दिया ना तो नोट्स कुछ काम करेंगे ना, होगा ना कुछ होगा, क्योंकि दुनिया पढ़ती है पढ़ोगे तो। पर ये टारगेट लगाना मुझे फर्स्ट रैंक आए, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। और 20 में से 20 सही हुए, 20 में से 20 सही तब होंगे जब आप एक छोटी से छोटी चीज भी छोड़ोगे। क्योंकि ऐसी चीजें जब गलत होती है ना तब ज्यादा दिमाग खराब होता है। और ये सोचते हैं याद है, ये पेपर के टाइम में ऐसे चुमाएगा कि 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर 42 किलोमीटर माथा घूम जाएगा। तो एक बार चीज देख लेना, एक बार ये समझ लो कि क्या है, ठीक है। वायुमंडल हो गया टॉपिक। मैं छोड़ के चीजें बता रहा हूं, बस आधे पेज के अंदर भी नहीं आएगा वायुमंडल का टॉपिक। और पूरा वायुमंडल की एक एक बेसिक चीजें से स्टार्ट करूंगा ना तो आपको आगे में वायुमंडल के बारे में पसंद भी आएगा ना, तो आपको पता रहेगा बेसिक बेसिक चीजें पर। अब पहले ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? GHG। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? GHG। ग्रीन हाउस के बारे में जरा देखो, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? इसको डायरेक्ट छोड़ दो। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है? ये पादपों के लिए होती है। क्यों? क्योंकि जहां पे पादपों में ज्यादा ठंड हो, ज्यादा गर्मी हो, तो अपने को विपरीत मौसम में फसलें उत्पन्न करना होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पौधों के लिए क्या चाहिए कि अपने मनुष्य के लिए जैसे ऑक्सीजन है, तो पौधों के लिए क्या है? CO2, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस के लिए जो है गैस वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पे तुम कुछ ऐसे नाइट्रोजन मत करके जाना, ढंग से ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि ग्रीन हाउस, ग्रीन मतलब पादपों के लिए बना है। अब मनुष्य के लिए ऑक्सीजन 2 मिनट के लिए बंद कर दे तो मनुष्य नहीं बचेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बाकी गई तेल में, ठीक है। और वायुमंडल के तापमान में सर्वाधिक मतलब ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन है ना इतनी बार पुटअप हुआ, इतनी बार पुटअप हुआ कि कोई क्वेश्चन हुआ ही नहीं। तो ग्रीन हाउस में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पता है जलवाष्प, और दूसरी मस्ट क्या है? जलवाष्प। जलवाष्प क्या है? पानी। देखो ग्रीन हाउस गैस बना रहे हैं तो डायरेक्ट अपना जाना चाहिए पादपों के बारे में बना रहे हैं। अपने क्या है यहाँ पे बढ़ती है अपनी ज्यादा सर्च, मतलब -1 डिग्री -5 डिग्री अपना तापमान चल रहा है जम्मू कश्मीर, और अपने को यहाँ पे उगानी है भिंडी, गुआर, ये चीजें। तो अपन क्या करेंगे वहां पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ग्रीन हाउस से एक पैनल बनाया जाएगा, उसके अंदर अपने कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, जल वाष्प डालेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? पहले तो गैस है, खाना, और फिर है पानी पीना, क्योंकि पानी के बगैर अपन नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है, सांस और पानी मिलेगा तो अपन 2 दिन 3 दिन भूखे भी रह सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बगैर 2 मिनट भी नहीं रह सकते अगर अपन ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो। एक बार इतना देख लो, ठीक है। देखो एक चीज और देख लेते हैं अपन कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका ग्रीन हाउस गैस में कितने % योगदान है? तो 1% याद रखना, 76%, ठीक है। 76% योगदान है इसका, ठीक है। सबसे प्रभावी गैस है। और CH4, ये कमेंट में लिखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको मीथेन बोलते हैं, CH4 को, ठीक है। इसका कितना योगदान होता है? 16%। सर जी दो तो यही आ गई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, कुछ नहीं है। मीथेन गैस तो 16% योगदान है। मीथेन गैस क्या होती है? मीथेन गैस होती है अपने गोबर घास में, किसमें? गोबर में। अब ये तो अपन एग्रीकल्चर कर रखे, 12वीं कर रखे, तो पता ही है कि अपन अगर कोई भी पौधा उगाएंगे तो उसके नीचे अपने को गोबर डालते हैं, पोषक तत्व डालते हैं, जिससे अपने को पौधा ग्रोथ हो, उसको पौष्टिक चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दो ही होंगे, एक तो सांस लेना मतलब CO2 जिसका 76% योगदान है, दूसरा है गोबर मीथेन CH4 जिसका 16% योगदान है। दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आ गया NN2O, नाइट्रो ऑक्साइड, नाइट्रोक्साइड N2O, ठीक है। इसका भी योगदान क्या है? ये इसका औद्योगिकीकरण में विनाइट्रोजीकरण, औद्योगिकीकरण। अगर अपन लोग औद्योगिकीकरण कर रहे हैं और विनाइट्रोजीकरण कर रहे हैं तो N2O का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आ गया फ्लोरिनेट गैस, फ्लोरिनेट गैस भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। ये ओजोन वहां पे भी पाई जाती है अपने, ठीक है। फ्लोरिनेट गैस यहां पे क्या उसको बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरो फ्लोरो
कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। किसके लिए होती है? अपने ये सबसे प्रभावी गैस होती है फ्लोरिनेट गैस। एक बात ठीक है, और आगे समझ में, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस के बाद में नेक्स्ट है ओजोन परत का फंक्शन। ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत है जो घट रही है, ये क्यों घट रही है? ये समताप मंडल में पाई जाती है, सबको पता है, समताप मंडल। निचले हिस्से में मतलब 15 से 30 किलोमीटर तक, ठीक है, 15 से 30 किलोमीटर के अंदर पाई जाती है। इस ओजोन परत का मेन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी गैस होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC समताप मंडल, इसके 15 से 30 किलोमीटर में पाया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। इसकी भी ओजोन, और CFC ये कहां पाई जाती है? आपको पता होगा, फ्रिज हो गया, ठीक है, एयर कंडीशनर हो गए, इत्यादि में गैस में इसका उपयोग किया जाता है। सिंपल सा है कि सूरज की किरणें आ रही है, उसको डांट के और उसको जो चेंज किया जाता है, कम ताप किया जाता है, वो ओजोन परत करती है, और उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। तो फ्रीज क्या करता है? चीजों को ठंडी तो करता है। एयर कंडीशन क्या करता है? ठंडा ही तो करता है। तो उसके अंदर भी क्या सिंपल सी बात है, क्या पाया जाता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। इसमें कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर से 12वीं कर रखी है तो इतना तो आपको फद्दू नहीं हो जो एक एक चीज पता करें। फिर भी मैं समझा रहा हूँ, कोई जीरो से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी नोट्स बना लो और जल्दी जल्दी चीजें लिख लो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो बता देना, ठीक है। देखो, वो चीज मैंने आपको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाई थी क्योंकि अपन एग्रोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे थे, अपन बेसिक मैंने एकदम जीरो मतलब माइनस से स्टार्टिंग करी है। कि जो अपन 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ते हैं ना, वायुमंडल में कितने प्रकार होते हैं, किन चीजें, तो वो मैंने आपको फास्ट फास्ट बताई है। अब हम पढ़ते हैं मानसून के बारे में। मानसून ये भी वही चीज है, ये तो सारे मैंने टॉपिक जो कवर करवाया ना इकोनॉमी के, जिसको टॉपिक बनाए, इसमें से लोग क्या करते हैं कि तो अपने याद है, और पर्सन यहीं से आते हैं और यहीं से गलत होते हैं। अब अपने मानसून के बारे में पढ़ते हैं। मानसून सबको पता है 2 प्रकार के होते हैं। बताओ कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। उत्तर पूर्व हिमाचल, दक्षिण पश्चिम अरावली। सिंपल लॉजिक, ठीक है। और अब उत्तर पूर्व कब आता है पता है आपको? मानसून में उत्तर पूर्व क्या, उत्तर पूर्व कब आता है? दक्षिण पश्चिम कब आता है? एक दो बार, ठीक है। उत्तर पूर्व। अब एक बार पढ़े देते हैं मौसम शब्द किसका है? अरबी भाषा का है। बस ये बात याद रख लेना, टॉपिक पड़ जाएगा अरबी भाषा का। और मौसम मास में आप कर लेना, टॉपिक मिल जाएगा। अरबी भाषा शब्द डायरेक्ट ही रखो, अरबों के बुलाकर। उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी मौसम कहां से आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु से कहां? जम्मू कश्मीर, वहां जाता है। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ये कब आता है? ये आता है 1 अक्टूबर के बाद, जब वर्षाकालीन स्थिति समाप्त हो जाती है, उसके बाद में स्टार्टिंग होता है। इसका स्टार्टिंग है 1 अक्टूबर। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून जून महीने में अपने स्टार्टिंग होती है। और जून महीने में कहां से आता है भाई बताओ आप, जल्दी जल्दी बताओ। भारत के केरल जिले में सर्वप्रथम एंट्री करता है। बोले मैं मारूं एंट्री तो सारी चीज हो जाए खलास। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, 1 जून में स्टार्ट करता है और केरल जिले में ये सबसे पहले घुसता है। और राजस्थान में कहां घुसता है? बांसवाड़ा राजस्थान का जो जिला है, उस जिले में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसकी सबसे पहले एंट्री कहां पे होती है? बांसवाड़ा में होती है। बांसवाड़ा में, जिले बांसवाड़ा में होती है। और भारत के अंदर देखा जाए तो केरल जिले में होती है। और एक कब से स्टार्टिंग होती है? 1 जून से स्टार्टिंग होती है। और उत्तर पूर्वी मानसून है, तमिलनाडु में 1 अक्टूबर को होता है। और ये अपने तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक जाता है। अरे याद हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये अपने बांसवाड़ा में एंट्री करता है, राजस्थान में, ठीक है। और भारत के 75%
जो वर्षा है ना वो यही मानसून करवाता है। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इस काल जून से अक्टूबर के मध्य के काल को क्या बोला जाता है? वर्षा काल। वर्षा काल किसको कहा जाता है? जून से अक्टूबर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो 75% वर्षा कराते हैं, इसलिए इसको वर्षा काल कहा जाता है। ये अरब सागर। अब अपन टॉपिक दूसरा पढ़ लेते हैं। ये दोनों मानसून के बारे में कंट्रोल हो गया आपको। अब एक अपन दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। इतना तेज तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं, मेरे को लग रहा है मैं तेज पढ़ा रहा हूँ। कमेंट जरूर करना कि तेज आ रहा है क्योंकि थोड़ा वो है ना अभी बड़ा। अरब सागर, अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा देखा तो इसका केरल में प्रवेश होता है। इसका कहां पर होता है? केरल में। और केरल में जो 80% वर्षा है वो यही करवाता है, अरब सागरीय शाखा। और राजस्थान में कहां से एंट्री होता है इसकी? राजस्थान में होती है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा। अब टॉपिक है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर से 80% अपने पास बारिश होती है। एक बार याद रखना बस। मेन टॉपिक 80% अरब सागर से, और बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से 20% वर्षा होती है। बाद में 20% वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, 80% वर्षा अरब सागर से होती है। अरब सागर में केरल में होती है, असम में बांसवाड़ा में होती है। बस ठीक है, मानसून पढ़ लिया। ये वीडियो होगी अपना फर्स्ट भाग होगा इकोनॉमी का। अब अपना पढ़ेंगे मौसम का पूर्वानुमान कि मौसम कब क्या करता है, क्या चीज करते हैं। मौसम का जो अगला टॉपिक है वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये बेसिक चीजें हो जाएगी और फिर अपना आगे के बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे। ठीक है, मौसम विज्ञान हो गया, ओलावृष्टि हो गया, सारी चीजें हो गई, कुछ चीजें टॉपिक आदि सेकंड पार्ट में। फिर अपन पढ़ेंगे जैविक खेती कि जैविक खेती कैसी की जाती है, क्या चीज की जाती है। ठीक है, अपन जो मोस्ट इंपोर्टेंट 11th और 12th की जो एग्रोनॉमी है उसके जो टॉपिक्स है, पहले मैं बेसिक चीजें पढ़ा दूं कि एग्रोनॉमी की क्या शुरुआत होती है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, नॉर्मल चीजें क्या क्या होती है। तो वो अपन ने आज पढ़ ली है। और सेकंड पार्ट के अंदर इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, जिसमें अपन पूरा इकोनॉमी कवर कर लेंगे। फिर अपना टॉपिक आ जाएगा जैविक खेती। तो जैविक खेती के बारे में थोड़ा सा और वर्णन कर लेंगे। इसके अंदर मैंने आपको नॉर्मल मानसून है, पूरा मैंने मानसून क्लियर कर दिया। ये जो मैंने अपने पार्ट आएंगे उसके अंदर मैं आपको बड़े से पढ़ूंगा। फसलें हो गई, सारी चीजें हो गई, एक एक चीज एक एक अच्छी अच्छी किस्में बताऊंगा जो टॉपिक पढ़े हुए हैं। तो जेट के बारे में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको चैनल में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर कमेंट करना कि आपको क्या चीजें कम लग रही है। तो मेरे को बस थोड़ा आवाज का लगा तो तेज पढ़ाता हूँ, थोड़ा वो आपको समझ में नहीं आए तो एक बार देख लेना। बाकी नोट्स बना लेना अच्छे से। इस चीजों के नोट्स बनाओगे तभी अपना नुकसान है। अपना एक टारगेट होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में 20 में से 20 एग्रोनॉमी के सही होने चाहिए और 10 से 15% आते हैं, 12-13% पढ़ेंगे अपने जेट के अंदर। तो अपने वो परसेंट सारे सही होने चाहिए। एग्रोनॉमी की चाहे 30 वीडियो बने, चाहे 35 वीडियो बने, चाहे 20 बने, चाहे 50 बने, मैं सारी चीजें एक साथ क्लियर करूंगा। अगर कोई भी डाउट नहीं आएगा, प्लेलिस्ट बढ़ा दूंगा। अगर आप आज नहीं देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, जब मैं 50 वीडियो डाल रही हूँ तो आप पहले से स्टार्टिंग करके लास्ट तक स्टार्टिंग करें। एक एक चीजें बारीक चीजें सब चीजें लिख लें। इससे बाहर अगर कुछ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि एग्रोनॉमी में आपने ये पढ़ा। इस बार मौसम के बारे में नॉर्मल जो टॉपिक पुटअप होते हैं ना, जो आज तक जेट के बारे में, वो भी पढ़ा दूंगा। पर वो मैं लिख नहीं सकता। मैं आपको वीडियो बनाऊंगा सीधी फोन में, उसमें बताऊंगा कि जो जेट के अंदर एग्रीकल्चर पर्सन आए हुए हैं वो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।